अमन अपने कमरे में कभी इधर हो रहा था तो कभी उधर। उसको बेचैनी हो रही थी। उसकी चहलकदमी पर प्रीति का ध्यान बहुत देर से था। उसे लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, पर वो पूछे कैसे। पूछने की हिम्मत भी नहीं है। वो खाना मंगाया जरूर था, पर गिनती से उसने 4 कौर ही खाया था। वो अंदर से परेशान था। ये बात प्रीति को परेशान कर रही थी, इसलिए वो दिव्य को छत पर जाकर फोन लगाती है। दिव्य उधर से फोन पिक करते हुए, कैसी हो? उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी, क्योंकि प्रीति जल्दी फोन करती नहीं थी, और करती भी थी तो वह आहुति की ही बात करती थी। आज उसने अमन के चक्कर में किया था, क्योंकि अमन को हैंडल सिर्फ दिव्य ही कर पाता था। उसकी बात सुनकर प्रीति परेशान सी उससे, दिव्य जी हम तो ठीक हैं, आप कैसे हो? उसकी आवाज में परेशानी भांपते हुए दिव्य के चेहरे से मुस्कान सिमट गई, और माथे पर परेशानी की सिकन आ गई। वो उससे, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? घर पर किसी ने कुछ कहा? भैया ने कुछ कहा क्या? उसकी बात सुनकर प्रीति हिचकिचाते हुए, नहीं हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो आपके भैया कुछ परेशान से लग रहे हैं हमें। आप एक बार उनसे बात करके देखो, क्या पता आपको बताएं कुछ। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ बात करता हूँ, बात करके बताता हूँ मैं आपको। उसकी बात सुनकर प्रीति हामी भर देती है। उसकी हामी सुनते ही दिव्य फोन काट कर अमन पर लगा देता है। अमन जो कि सोफे पर बैठे अपने सिर पर हाथ मल रहा होता है, उसकी नज़र अपने बजते फोन पर जाती है। फोन पर दिव्य का नाम फ्लैश होते देख वो खुद को शांत करते हुए फोन को पिक करके कान पर लगाते हुए, हाँ बोल, फोन क्यों किया है? उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी आंखें छोटी करते हुए, मतलब आप भी हद करते हो भाई। ये नहीं कि छोटा भाई इतने दिन बाद फोन किया है तो हालचाल पूछ लूं। पर नहीं, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसने अपनी मैच्योरिटी को साइड में रखकर, जैसे वो बचपन में अमन के साथ रहता था, वैसे ही लहजे के साथ शिकायती लहजे में बोला, ताकि वो उसे इमोशनली बात निकलवा सके। उसकी बात सुनकर अमन सोफे के पीछे अपना सिर टिकाते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए, ऐसा नहीं है, और बता कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वो उससे, भाई कुछ दिक्कत है क्या? मतलब आप परेशान से साउंड कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अमन गहरी सांस भरते हुए, अपनी आवाज की टोन बदलते हुए, नहीं तो तुझे कुछ भी लगता रहता है। अच्छा सुन, बाद में कॉल करता हूँ, अभी जरा कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। उसका मन इस वक्त किसी से बात करने का नहीं कर रहा था। उसकी बात सुनकर दिव्य परेशान होकर, भाई आप सच में परेशान हो? अब बताओ क्या हुआ है? तबीयत सही नहीं लग रही है क्या? मतलब कि अंदर से कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है ना? अभी तक वो दवाइयों पर ही चल रहा है। उसकी बात सुनकर अमन गहरी सांस भरकर छोड़कर, तबीयत एकदम ठीक है मेरी, अब चल रखता हूँ मैं, अर्जेंट कॉल आ रही है, ध्यान रख अपना और अच्छे से पढ़ाई कर। इतना कहकर वो बिना उसकी सुने फोन कट कर देता है। वहीं उसकी बातें सुनकर दिव्य परेशान उठा। वो झट से प्रीति को फोन मिला देता है। प्रीति पहली रिंग पर फोन उठाते हुए परेशानी भरे लहजे में उससे, बात हुई क्या इनसे? उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, ढंग से बात ही नहीं किए? मतलब कि मैं कई बार पूछा पर वो बताए ही नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी बात सुनकर प्रीति अपने होठों को चबाते हुए, तबीयत तो ठीक ही लग रही थी, अभी खाना खाकर दवा लिए हैं। उसकी बात सुनकर दिव्य गहरी सांस छोड़कर, पता नहीं ये भाई भी ना ढंग से बात भी नहीं करते कि कुछ पता चले। उसकी बात सुनकर प्रीति जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी घर का गेट नॉक होता है। रीता जी जो कि आंगन में ही लेटी थी, वो प्रीति को आवाज देती है। प्रीति उनकी आवाज सुनकर झट से नीचे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो बार बार चीखे जा रही थी। तो प्रीति का ध्यान दिव्य को इन्फॉर्म करने से हट गया। दिव्य भी शांत ही रहा, पर फोन नहीं काटा। प्रीति जैसे ही डोर ओपन करने को हुई, तभी उसकी नजर अमन पर जाती है, जो कि किचन के साइड से खुली खिड़की से बाहर की तरफ कूद रहा था। उसे ऐसे देखकर प्रीति को थोड़ा हैरानी हुई। वो ऐसे बाहर क्यों जा रहा है? गेट से भी तो जा सकता है। वो फिर अपना सिर झटकते हुए डोर ओपन करती है। सामने दो पुलिस वाले और उनके साथ अमन के भाई दोनों दोस्त थे। उन्हें देखकर प्रीति असमंजस से उन्हें देखते हुए, जी आप लोग और पुलिस, वो उसके दोस्तों के तरफ देखकर बोली। अमन जो कि बाहर भागा जरूर था, पर फिर दूसरी तरफ से पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देखकर वापस से घर के अंदर कूदते हुए वहीं घोरे वाले कमरे के कोठे पर चढ़ जाता है। वहीं अमन के दोस्त नमन और गगन के चेहरों से हवाइयां उड़ी हुई थी। पुलिस वाले प्रीति को देखकर, मिस्टर अमन को बुलाइए। उनकी बात सुनकर प्रीति घबराते हुए,
क्या हुआ सर? कुछ हुआ है क्या? उसको अब डर लगने लगा था कि अमन ऐसा क्या करके आ गया जो पुलिस घर तक आ गई। वहीं दिव्य भी फोन पर जो कि कटा नहीं था, वो भी सब सुनकर परेशान हो गया। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले अंदर घुसते हुए, रेप का चार्ज लगा है उन पर। एक लड़की का रेप करके अब फरार है जनाब। हम लेने आए हैं उन्हें। उसकी बात सुनकर प्रीति जो अंदर से हिल गई, वहीं दिव्य भी सन्न रह गया। वहीं अमन जिसका दम उस कमरे में घुट रहा था, वो घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थीं और धीमे धीमे बुदबुदा रहा था, अस्मी मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। पुलिस वालों की बातें सुनकर प्रीति, रीता जी और दिव्य तीनों दंग ही रह गए। प्रीति घबराते हुए गगन और नमन से, भैया ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये सही बात है? उसके हलक से आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसकी बात सुनकर वो दोनों शर्मिंदा से अपनी गर्दन झुका लेते हैं। वहीं उनमें से एक पुलिसकर्मी प्रीति की तरफ देखकर, उन सबसे क्या पूछ रही हो? वो दोनों भी उसके साथ शामिल थे। यह पूरा घर छान मारो, वो अपने कांस्टेबल को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सभी बेधड़ल्ले से हर जगह की तलाशी लेने लगे। रीता जी उन्हें डांट फटकार रही थी, पर वो किसी की भी नहीं सुन रहे थे। प्रीति खुद में हिम्मत बांधते हुए मेन पुलिस वाले के पास जाकर हिम्मत करते हुए, सर मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। उसकी बात सुनकर अमन का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। प्रीति में अचानक से कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी, जो कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज वो पुलिस वाले के सामने बहस कर रही थी, वो भी उस इंसान के लिए जो उसे अपने जीवन में घास कूड़े से कम नहीं समझता है। उसकी बात सुनकर वो पुलिसकर्मी उसकी तरफ देखते हुए, ओह तो आप उसकी बीवी हैं, तभी दावा कर रही हैं। आपको अपना पति अच्छा ही लगता है, हमारे पास सबूत है कि वो भी उसमें शामिल था। उसकी बात सुनकर प्रीति उनसे अटकते हुए, सर हम उनकी पत्नी हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो किसी दूसरी स्त्री के साथ ऐसा वैसा कुछ करने की सोच ही नहीं सकते हैं। वो पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ बोली। रीता जी एक कांस्टेबल की तरफ देखती हैं, जो कि बाथरूम के डोर को जोर से पीट कर वहां से दूसरी तरफ खोजने जा रहा होता है। वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर कोसते हुए, टूटा होगा तो तुम्ही से लगवा लूंगी। एगो सामान टूटा ना, तब बताती हूँ जो मेरे घर को तिया बिया कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर वो कांस्टेबल अपनी आंखें नचाते हुए वापस से अपने काम में लग गया। वो मेन पुलिसकर्मी अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए प्रीति की तरफ देखकर, और आप इतना बड़ा दावा किस बेस पर कर रही हैं? उसकी बात सुनकर प्रीति एक नज़र रीता जी को देखकर फिर बड़ी हिम्मत बांधते हुए उस पुलिसकर्मी से आंखों में आंखें डाले बेधड़क, क्योंकि वो आज तक हमें तक छुए नहीं है। छूना तो दूर की बात है, उन्होंने उस नज़र से कभी हमें देखा तक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पहली पत्नी से प्रेम करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। पूरी दुनिया से रुसवाई मोल ले सकते हैं, पर उनसे नहीं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें दुख हो। उसकी बात सुनकर उस पुलिसकर्मी की बहुएं आपस में जुड़ गईं। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, मतलब कि ये आदमी एक और जुर्म किए बैठा है, दो दो बीवियां एक साथ। उसकी बात सुनकर प्रीति अपनी गर्दन जल्दी जल्दी में नामे हिलाते हुए, अरे नहीं, उनकी पहली पत्नी अस्मिता जी की मृत्यु 7 साल पहले हो गई है। उन दोनों से एक बेटी भी हुई है। हमारी उनसे शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। हम कह रहे हैं सर कि वो दोषी हो ही नहीं सकते। क्या पता उन्हें फंसाया जा रहा हो। प्लीज एक बार अच्छे से पता करिए ना, वो रिक्वेस्ट भाव से बोली। उसकी बात सुनकर वो पुलिसकर्मी, जो कि उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, वो उसके हाव भाव को गौर कर रहा होता है। वो उसकी तरफ देखकर अपनी जेब से कुछ तस्वीरें सामने करते हुए, हमारे पास तुम्हारे पति के खिलाफ ठोस सबूत है। ये फोटो ही नहीं, हमारे पास पूरी एसएमएस पड़ी हुई है। भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रीति पक रह गई। ऊपर से वो तस्वीरें बड़ी ही अश्लील थीं, जिस पर नजर भर पड़ते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है। उसकी बात सुनकर वो पुलिसकर्मी अपने कंधे उचकाते हुए उन फोटोज को वापस से लिफाफे में डालते हुए उससे, कभी कभी इंसान का मन डोल जाता है, और वही तुम्हारे इस पति के साथ भी हुआ है। तस्वीरों और एसएमएस को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। उसकी बात सुनकर प्रीति से कुछ बोलते ही नहीं बना। अनामी जी भी घर आ गई थीं। घर पर भीड़ देखकर वो घबरा उठी। वो भागकर घर के अंदर आईं। पुलिस वालों को देखकर वो घबराते हुए प्रीति की तरफ देखती हैं। प्रीति से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तो वो पुलिसकर्मी ही
उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर तो उन्हें चक्कर ही आ गया। वो बेहोश हो गईं। प्रीति भागकर उन्हें संभालती है। जब उन्हें पूरे घर में खोजने पर अमन नहीं मिला तो वो आकर अपने मेन हेड को देखकर अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं। ये देखकर वो पुलिसकर्मी निराशा से मुंह से गहरी सांस छोड़ते हुए प्रीति की तरफ देखते हुए, हम फिर से आएंगे, और हाँ, अगर आप में से कोई उन्हें छुपाने या भगाने की कोशिश किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा एक कांस्टेबल आपके घर पर पहरेदारी करेगा जब तक कि वो हमारे हाथ ना लग जाए। चलते हैं। इतना कहकर वो नमन गगन और अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है और अपने एक कांस्टेबल को वहीं डोर पर छोड़कर वहां से चला जाता है। प्रीति अनामी जी के चेहरे पर पानी की छींटें मारकर उन्हें होश में लाती है। वो तो हाय तौबा मचाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमन वहीं बेहोश हो गया था। वो ज्यादा देर उस सफोकेशन वाले माहौल में सरवाइव नहीं कर पाया। प्रीति की नज़र किचन के बगल में खुली खिड़की पर टिक जाती है। रीता जी उन सबको कोसने में लग जाती है। दिव्य के फोन पर होने का ध्यान ही प्रीति के दिमाग से उतर ही गया। वही दिव्य सारी बातें सुनकर फोन काट देता है। उसका दिमाग भर ना उठता है। उसे अब अमन के परेशान होने की वजह समझ आ रही थी। वो बिना किसी देरी के अपने कपड़े पैक करके गौरव और सौर्य को जाने का बताकर वहां से निकल गया। राहुल जी और मुकुल जी भी जब ये बात सुने तो भागे भागे घर आए। सभी अमन के बारे में पूछते हैं तो प्रीति ने जो देखा था वो बता देती है। घर में सब परेशान थे। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि करें तो क्या करें। प्रीति सभी को पानी देती है। राहुल जी और मुकुल जी पुलिस थाने के लिए निकल जाते हैं, ये सोचकर कि क्या पता बातचीत करके थोड़े पैसे वैसे से बात बन जाए। रीता जी को दवाई खाने के बाद नींद आ गई थी। अनामी जी वहीं सीढ़ियों पर परेशान सी अपने हाथ को सिर पर रखे हुए चुपचाप बैठी हुई थी, या ये कहें कि वो आज भी अस्मिता को कोस रही थी। प्रीति भी परेशान सी कभी इधर तो कभी उधर हो रही थी। आहूति स्कूल गई हुई थी। प्रीति का ध्यान वापस से उस किचन वाली खिड़की पर गया। वो उसे बंद करने के लिए उस ओर बढ़ जाती है। तभी उसका ध्यान घोरे वाले घर की तरफ जाता है जो कि हमेशा बंद ही रहता है, पर आज खुला था। वो बंद करने के लिए उस तरफ बढ़ी है कि तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी अमन के हाथ के ब्रेसलेट पर जाती है। वो असमंजस से ब्रेसलेट को उठाकर हाथों में लेकर देखते हुए एक नज़र खिड़की की तरफ देखकर, इनका ब्रेसलेट यहाँ कैसे? वो तो वहां से बाहर गए थे। इतना कहकर वो न जाने क्या सोचकर उस कोठरी में कदम रखती है। कांस्टेबल उसमें भी सभी सामान को इधर से उधर कर गया था तो प्रीति अमन के ब्रेसलेट को अपने पल्लू में गठियाते हुए सामानों को उनके सही जगह पर रखने लगी। जैसे ही कुछ पुराने डिब्बे, कपड़ों का गट्ठर वगैरह कुछ ऊपर कोठे पर रखे थे तो कुछ नीचे बिखरे हुए थे, तो उन्हें वहीं किनारे सपाट करके रखी सीढ़ी को लगाकर ऊपर रखने के लिए ले जाती है। तभी उसकी नज़र वहीं बेहोश पड़े अमन पर जाती है। उसके प्राण हाथ में आ जाते हैं। उसके हाथ से वो खराब कपड़ों की गट्ठर नीचे गिर जाती है। वो घबराते हुए उसके गालों को ठोकते हुए, सुनिए, उठिए उठिए ना, क्या हो गया आपको? उसकी आवाज़ रोने रोने जैसी हो गई थी। वो उसे अकेले उतार नहीं सकती थी तो वो घबराते हुए नीचे जाती है। तभी उसका ध्यान बाहर खड़े कांस्टेबल पर जाता है कि वो भी तो यही है। ये ध्यान में आते ही वो खुद को बड़ी मुश्किल से सामान्य करती है और अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करती है। फिर अनामी जी के पास जाकर उन्हें कागज पर लिखकर दिखाती है। वो उनसे कुछ बोलती तो वो तेज बोल देती, और वो तेज बोलती तो कांस्टेबल के कानों में बात पड़ जाती। इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। अनामी जी भी अपने टाइम में 8 तक पढ़ी थी। वो पढ़ते ही घबरा उठती हैं। प्रीति ने इशारे से शांत रहने का बोलकर डोर पर जाकर उस कांस्टेबल से, भैया ये लीजिए कुर्सी, रेडियो सुनना पसंद करते हैं तो वो भी है हमारे पास। वो क्या है ना कि आप यहाँ खड़े खड़े बोर हो रहे हो तो हमें लगा कि थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए। गाना भी सुन लेंगे और पहरेदारी भी हो जाएगी। क्या कहते हो आप? वो कुर्सी उसके सामने करते हुए बोली। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली। वो कांस्टेबल उसकी बात में आ भी गया। वो उसकी बात पर खुशी से हामी भरते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो भी खड़े खड़े ही बोर हो रहा था। अब सामने से इतना अच्छा ऑफर आया तो वो मना क्यों करे। वो तो बस नाम की ड्यूटी कर रहा था। कोटा पूरा करने जैसा था उसके लिए वो सब। प्रीति भी बिना देर किए रेडियो और कुछ नमकीन बिस्किट भी दे दी जिससे वो बहका रहे। उसके बाद वो आराम से डोर को भेड़ देती है जिस पर वो ज़्यादा गौर भी नहीं करता है। उसके बाद दोनों सास पतोह मिलकर बड़ी मुश्किल से
अमन को कोठे पर से उतारती है। दोनों की सांस फूल गई थी। उसके बाद वहीं उसी कमरे में खाट बिछाकर उसके चेहरे पर पानी मारने लगती है। प्रीति उसकी नमक चेक करती है, जो कि अभी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही होती है। अनामी जी उसे पंखा चल रही होती हैं। अनामी जी परेशान होकर प्रीति को नब्ज चेक करते देखकर घबराते हुए, चल तो रही है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल को। उनकी बात सुनकर प्रीति, जो कि अंदर से खुद बहुत डरी हुई थी, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में पहली बार आई थी। वो खुद को अनामी जी के सामने मजबूत बनाए रखी हुई थी, क्योंकि वो हार्ट की मरीज हैं। ज़्यादा सोचा तो टिकट कट भी सकता है। वो उनकी तरफ देखकर, चल रही है, हमें इनको यहाँ से निकालना होगा। आप एक काम करो, आप जाकर उस कांस्टेबल के पास जाकर बैठो, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखो। तब तक हम इन्हें लेकर अपने कमरे में जाते हैं। हमारा कमरा सबसे आड़े पड़ता है, तो किसी का ध्यान इन पर जाएगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर अनामी जी परेशान लहजे में उसे देखकर, तू अकेले कैसे लेकर जाएगी, भारी है ये बहुत। उनकी बात सुनकर प्रीति उनसे, वो हम पर छोड़ दीजिए, इन्हें हमारी वजह से एक खरोच नहीं लगेगी। आप बस बाहर उन पर ध्यान दो जाकर। वो उन्हें आश्वस्त भरे लहजे से बोली। उसकी बात सुनकर अनामी जी मन मारते हुए बाहर की तरफ बढ़ गईं। अमन भारी तो था ही, प्रीति बड़ी मुश्किलों से उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा देती है। फिर उसके कपड़ों को शरीर से ढीला करते हुए उसकी पूरी बॉडी को ठंडे पानी से धोने लगती है। वहीं अनामी जी बाहर जाकर उसे अपनी बातों में लगा ली। अमन को कुछ वक्त बाद होश आया। उसे इस वक्त प्रीति ठंडे पानी से सूती कपड़े को भिगोकर पोंछ रही होती है। उसे होश में आता देखकर वो कपड़े को साइड में रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। गुड जॉब, यू डिड ए गुड जॉब। ये लो तुम्हारे 2.5 लाख रुपए, तुम्हारे इस शानदार काम के लिए। बाकी के 2.5 लाख एक बार सब कुछ निपटने के बाद। एक आदमी एक लड़की को पैसे देते हुए हंस के बोला। वो लड़की कोई और नहीं, अमन के साथ जिसकी फोटो थी और जिसने रेप चार्जेस लगाए थे इन तीनों पर, वो वही लड़की थी। वो लड़की अपनी जुल्फे झटकते हुए उस आदमी की तरफ आंख मारते हुए, ओके डार्लिंग, जब काम हो तो याद कर लेना अपनी इस मैना को, उड़ते हुए एक गुलाबे पर चली आएगी। इतना कहकर वो लड़की उस बूढ़े से आदमी को फ्लाइंग किस दे देती है। उन दोनों की एज में बहुत अंतर था। वो आदमी अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए सिगरेट सुलगाकर पीते हुए उसे, नाटक खत्म नहीं हुआ है मेरी मैना, अभी तो लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो औरत उसके पास आकर उसके करीब बैठते हुए उसकी बाजुओं पर हाथ फिराकर मधोस भरी आवाज में, तो उसके लिए और रकम भी लग सकती है। जितना लंबा काम चलेगा उतनी लंबी रकम बढ़नी चाहिए। ये मैना बिना पैसे के काम नहीं करती, वो अपने एक एक सेकंड का हिसाब चुकता करती है। उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए उसके होठों का चुम्बन लेकर पीछे हटकर उसके मुंह पर अपने जेब से पैसे निकालकर मारते हुए, तो धनंजय कभी किसी से फ्री में काम लेता भी नहीं है। जितना चाहिए होगा उतना ले लेना, बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे उन तीनों को उनकी औकात दिखानी है, खास तौर से वो समन दुबे की। मेरे खिलाफ केस लड़ेगा, अब देखो मैंने उसे लड़ने लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, इतना कहकर वो सिगरेट के लंबे लंबे कस भरने लगा। भाई उधर अमन को होश आया तो खुद को आहुति के कमरे में देखकर और अपने सामने प्रीति को देखकर थोड़ी देर तो ब्लैंक रहा। फिर उठकर बैठते हुए अपना सिर पकड़े बैठ जाता है। प्रीति उसकी तरफ पानी से भरा गिलास कर देती है। वो भी चुपचाप पानी पी लेता है। उस कमरे में सन्नाटा ही रहा। आज अमन भी कुछ बोलने के मूड में नहीं था और प्रीति उसकी तो उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी प्रीति अपनी नज़र झुकाए उसे, बाहर कांस्टेबल पहरा दे रहा है, आप बाहर मत जाइए, वो एक सांस में बोल गई। उसकी बात सुनकर अमन को थोड़ी हैरानी हुई। वो आज उससे भी नज़रें चुरा रहा था, पर फिर पूरी डिडाई से उसकी तरफ देखकर, मैं पीछे वाले डोर से जा रहा हूँ, जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तब तक घर नहीं आऊँगा। प्रीति झट से उसकी दवाई उसकी तरफ करते हुए, ये भी लेते जाइए अपने संग। उसकी बात सुनकर अमन आज पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उसकी नज़र उस पर टिक जाती है। वो लड़की उसकी केयर तो करती थी, इस बात से वो भी मना नहीं कर सकता था, पर भाई उसके लिए तो उसका ईगो सबसे बड़ा था। वो उसके हाथ से दवाई की थैली लेकर एक साइड फेंकते हुए, मेरे प्रति दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इन हरकतों से पिघलने वालों में से नहीं हूँ। मुझसे कोई उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर है, और हाँ, मेरे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है।
इतना कहकर वो घर के पीछे वाले डोर से वहां से निकल जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर प्रीति निराश हो जाती है। वो जमीन पर बिखरी दवाइयों को समेटकर उन्हें एक पॉलीथीन में कर वहीं टेबल पर रखते हुए हाथ जोड़कर, हे ईश्वर, इनकी आंखें इनके इनोसेंट होने के बयान चीख चीख कर दे रही हैं। जो शख्स आज तक मुझे छुआ तक नहीं, ये कहकर कि उस पर सिर्फ उसकी पहली पत्नी का हक है, तो वो किसी और लड़की का रेप कैसे कर सकता है। कोई खूबी हो या ना हो इनमें, पर ये अपना प्रेम अस्मिता जी के प्रति बखूबी निभाना जानते हैं। उनसे ज़्यादा प्यारा उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। जिद्दतन दवाई लेकर नहीं गए हैं। प्लीज़ तबीयत ना खराब हो, और हाँ प्लीज़ ये मामला जल्दी हल हो जाए। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो भी बाहर चली जाती है। कुछ वक्त बाद अनामी जी अंदर आकर उससे अमन की हालचाल पूछती हैं, तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है। उसकी बात सुनकर अनामी जी खींचते हुए, ये लड़का बस भूंजने आया है हमें। पहले उस लड़की को लेकर आया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा, और अब ये पता नहीं कौन सा मामला आ गया है। हे भगवान, मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है। भाई कुलच्छनी की नज़र लगी है। खुद तो मर गई और देखो छोड़ गई इसको पीछे बर्बाद होने को, और इसके चक्कर में हमें बर्बाद होने को। वो अस्मिता को कोसते कोसते बाहर चली गई। प्रीति मुझसे गहरी सांस छोड़ते हुए, ये हो क्या रहा है। भगवान जी, किसी को तो भेज दो इनकी मदद करने के लिए। फिर उसका ध्यान दिव्य पर जाता है। वो फ़ोन खोल कर देखती है। कॉल लंबी चली थी, मतलब कि उसने सब कुछ सुन लिया था। यह सोचकर ही प्रीति अपना माथे पर हाथ धर ली। वो दिव्य को फ़ोन मिला देती है, पर दिव्य फ़ोन नहीं उठाता है। तो प्रीति फ़ोन को साइड में रखकर अपने नाखूनों को रगड़ते हुए आंगन में कभी इधर तो कभी उधर चक्कर मार रही थी। कुछ वक्त में आहुति भी घर आ गई। वो कांस्टेबल को देखकर हजारों सवाल पूछी, पर फिर प्रीति ने उसे अपनी बातों से बहका दिया। उसके बाद वो उसे खिला पिलाकर अंशु के यहाँ भेज दी। अंशु की मम्मी का उसके घर आना जाना होता था। उन्हें भी अमन के केस के बारे में पता चला, तो प्रीति उसे शाम तक अपने घर पर ही बनाए रखने को बोलती है। अब बच्ची है, कहीं से भी कोई ऐसी वैसी बात दिमाग पर गई तो जीवन भर के लिए छाप छोड़ जाएगी। उसकी बात को अंशु की मम्मी मान भी ली। आहुति खेल के चक्कर में खुशी खुशी वहीं रुक गई। राहुल और मुकुल भी पुलिस स्टेशन से घर आ चुके थे। रेप का मामला था, ऊपर से इस बार का दरोगा थोड़ा कड़क था, तो बात बनी नहीं। पूरे घर में सभी परेशान थे। शाम हो चली थी। प्रीति सभी को चाय सर्व कर रीता जी को बाथरूम के लिए ले जा रही होती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। ये देखकर सबकी नज़र सामने गई। सामने से दिव्य खुद ही डोर खोलकर अंदर आ जाता है। उसे देखकर प्रीति के कदम जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। वो बैग को खाट पर रखते हुए परेशान सा नामी जी की तरफ देखकर, भाई कहाँ हैं, और ये अभी गए नहीं क्या। वो बाहर खड़े कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अनामी जी चिढ़ते हुए, नहीं गया फिटे मुंह इसका, घर के बाहर ऐसे चिपक गया जैसे इसके पैरों में गोंद लग गई हो। वो कांस्टेबल को कोसते हुए बोली। उनकी बात सुनकर राहुल जी उनको डपटते हुए, हाँ उसके सामने ये सब बोलना है तुमको, ताकि अभी एक को लेकर भुगत ही रहे हैं, तुम्हें भी लेकर भुगते हैं। उनकी बात सुनकर अनामी जी मुंह टेढ़ा करते हुए दूसरी तरफ कर लेती हैं। दिव्य को कहीं से सही उत्तर नहीं मिल रहा था, तो उसकी नज़र प्रीति पर जाती है। प्रीति उसे खुद की तरफ देखकर पलकें झपकाते हुए आश्वासित कर रीता जी को पहले बाथरूम ले जाती है। उसके बाद उन्हें बाहर लाकर खाट पर बिठाते हुए दिव्य की तरफ देखते हुए, हाथ मुंह धोइए, हम चाय गर्म करके लाते हैं। वो इतना कहकर किचन में चली गई। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी गर्दन नामे हिलाकर हाथ मुंह धोकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए किचन की साइड जाते हुए, पहले पानी पी लेता हूँ, आप में से किसी को पानी चाहिए क्या। वो उन चारों को देखकर बोला। सभी अपनी गर्दन नामे हिला दिए, तो वो अपनी गर्दन नामे हिलाकर किचन में चला गया। किचन में प्रीति चाय गर्म कर रही होती है। वो उसे देखकर ही परेशान सा, अब आप बताओ क्या क्या हुआ है उसके बाद। भाई कहाँ है, कुछ पता चला क्या। वो एक लंबी सांस में बोल गया। उसकी बात सुनकर प्रीति उसकी तरफ परेशान होते हुए उसे सारी बातें बता देती है, जो कुछ भी हुआ था थोड़ी देर पहले। उसकी बातें सुनकर दिव्य अपने दोनों होठों और आंखों को परेशान होते हुए भींच लेता है। प्रीति उसकी तरफ देखकर, आप कुछ करिए ना प्लीज, ये इनोसेंट है, हमने उनकी आंखें पड़ी थी। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए, हाँ देखता हूँ,
पहले तो भाई से मिलना होगा, ना जाने कहाँ होंगे अभी, वो परेशान होकर बोला। उसकी बात सुनकर प्रीति चाय को कप में छानते हुए उसकी तरफ देखते हुए ही, दवाई भी नहीं लिए हैं साथ में, तबीयत खराब हुई तो कंट्रोल भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दिव्य, जो कि सोच में व्यस्त था कि आखिर में अमन जा कहाँ सकता है, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो प्रीति की तरफ देखकर, मुझे पता है भाई कहाँ मिलेंगे। आप एक काम करो, भाई की दवाई मुझे दे दो, मैं आता हूँ रात तक। उसकी बात सुनकर प्रीति असमंजस से उसे देखकर, कहाँ होंगे इस वक्त वो। उसकी बात सुनकर दिव्य फ्रिज से एक बोतल निकाल पानी पीकर उसे रखते हुए उसे देखकर, भाई इस वक्त अस्मिता भाभी के घर पर होंगे। उनके घर पर कोई नहीं रहता है, वो वैसे ही खाली रहता है। वो अक्सर उन्हें याद करने, उनकी यादों में जीने के लिए वो वहाँ जाते रहते हैं। हो ना हो, वो वहीं पर होंगे। उसकी बात सुनकर प्रीति कुछ ना बोलकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कमरे में से जाकर दवाई को ब्लैक पॉलीथीन में कर उसे दे देती है। वो भी पॉलीथीन लेकर घर से चला जाता है। कांस्टेबल पूछता है तो वो अपने दोस्त के घर जाने का बोल वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद दिव्य अस्मिता के घर पहुंचता है। घर की हालत एकदम खंडर हो चुका था। अब कोई रहता नहीं, तो कोई केयर भी नहीं होता था, तो हर जगह जाले लगे हुए थे। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। दिव्य घर के अंदर जाता है, वो हाथों से जालों को हटाते हुए, भाई, अमन भाई कहाँ हो आप। वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो चलते चलते एक कमरे में गया जहाँ सारा सामान तितर बितर हो चुका था, और सामने अमन भाई नीचे ही लेटा हुआ था। उसे नीचे लेटा देखकर दिव्य को लगा कि वो बेहोश तो नहीं हो गया फिर से। वो घबराकर झट से उसके पास जाकर उसके गालों को थपथपाते हुए, भाई भाई। अमन, जो कि सोया हुआ था, वो उठ गया। वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर, सो रहा था, बेहोश नहीं हुआ था मैं, इतना कहकर वो उठकर बैठ गया। वहीं उसे सही सलामत देखकर दिव्य भी खुद को शांत करने लगा। अमन उसकी तरफ देखकर, यहाँ कैसे कैसे आना हुआ। उसकी बात सुनकर दिव्य उसके परेशान लहजे को देखते हुए, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आपको किसी पर शक है क्या। उसकी बात सुनकर अमन बड़ी बेरुखी से, तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। उसकी बात सुनकर दिव्य हल्के गुस्से से, बस यही आदत मुझे आपकी बहुत खराब लगती है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आप नहीं बताओगे कुछ तो मैं शुरू से पता करूंगा, और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा भी। आप हरदम पराये की तरह ट्रीट करते हो, आप पहले जैसे रहे ही नहीं भाई। वो हल्की नाराजगी भरे लहजे से बोला। अमन उसकी तरफ देखकर, अभी तेरा करियर शुरू भी नहीं हुआ है और मैं बर्बाद कर दूं तुझे इन सब मामलों में लपेट कर। वकील हूँ, ऐसे केसेस अच्छे से हैंडल करने आते हैं, तो तू चिंता मत कर, तेरा भाई सब हैंडल कर लेगा। दिव्य भी जमीन पर आलती पालती मारकर बैठते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आप अपनी वाली करते हो तो मैं भी आपका ही भाई हूँ। मैं भी जो एक बार ठान लेता हूँ वो करके ही दम लेता हूँ। और भाई, साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। अमन सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, पर कुछ बोला नहीं। उसे भी मालूम था कि दिव्य कितना जिद्दी है, उससे भी ज़्यादा जिद्दी है वो लड़का। अमन को चुप देखकर दिव्य उसे, भाई मुझे इतना तो डाउट है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम आप किसी नए केस पर काम कर रहे हो क्या। हो ना हो उसी से कोई रिलेटेड करता हो। वो सीधे पॉइंट पर आते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अमन अपने मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए, अपनी आंखें बंद कर अपना सिर पीछे टिकाते हुए, हाँ, धनंजय नाम का नामी गिरामी गुंडा है। उसके खिलाफ जमीनों को हड़पने और औरतों को हैरस करने का आरोप लगा है। कोई उसके खिलाफ केस लड़ने को राजी नहीं था, और मैं उसी के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ, तो वो मुझे टारगेट बनाया ताकि मुझे इन्हीं सब में उलझाए रखे। इसमें नमन और गगन भी कुछ हद तक इंक्लूड हुए, तो उन्हें भी अपना निशाना बना लिया। और तो और एंड मौके पर वो पैसे खिला दे रहा है। डाउट तो है मुझे उस पर कि वो हो सकता है, पर मैं क्लियरली नहीं कह सकता। उसकी बात सुनकर दिव्य की आंखें छोटी हो गईं। वो उसकी तरफ देखकर, डाउट नहीं, 100% वही है, और अगर डाउट की गुंजाइश है भी तो मैं अभी क्लियर कर सकता हूँ। वो अपना दिमाग भिड़ाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अमन अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो दिव्य से, और वो कैसे। दिव्य अपनी जेब से फटाक से फोन निकालकर अमन की तरफ शांत रहने का इशारा कर खड़ा हो जाता है। सामने से कोई फोन पिक करते हुए, कैसे याद आ गई आज अपने इस दोस्त की।
सामने वाले की आवाज़ सुनकर दिव्य हल्का हंसते हुए, अरे यार अजय, तुझे तो पता ही है कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा सुनना, मेरे पास तेरे डिपार्टमेंट का एक काम है, किसी के बारे में पता लगवाना है, कर सकता है क्या? अजय जो कि साइबर डिपार्टमेंट में काम करता है, वो हंसते हुए, हाँ क्यों नहीं, बोल किसकी कुंडली निकालूं? दिव्य अमन के पास जाकर उसे, भाई आपके पास धनंजय का फ़ोन नंबर होगा तो फटाफट दो, डिटेल तो होती है सब। उसकी बात सुनकर अमन अपनी गर्दन हमें हिलाकर अपने फ़ोन से धनंजय का नंबर उसे दे देता है और दिव्य उस नंबर को अजय को ट्रांसफ़र करते हुए, सुन इस नंबर का कॉल डिटेल निकलवा, फ़ोन हैक कर इसका, और हाँ कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे इन्फॉर्म कर। अजय ऐसे काम बहुत सफाई से करता था कि सामने वाले को पता भी ना चले उसकी बात। उसकी बात सुनकर अजय हामी भरते हुए फ़ोन कट कर देता है। दिव्य फ़ोन को जेब के हवाले करते हुए अमन से, चलो एक का तो काम हुआ, अब आपको बेगुनाह साबित करने के लिए पहले उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना होगा। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है क्या? उसकी बात सुनकर अमन अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, नहीं मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है और मैं उस लड़की को पहली बार देखा भी था। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी आंखें छोटी करते हुए, कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन से उसकी फ़ोटो ले लूँगा या फिर उसे वहीं बुलवा लूँगा। एक बार उसे देख लूँगा तो उसके बारे में पता करने में आसानी रहेगी कि वो करती क्या है, कहाँ रहती है और उसका धनंजय से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। अमन उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। दिव्य अपने जेब से दवाई का पैकेट उसकी तरफ करते हुए, ये लो दवा, और हाँ कुछ वक्त में वो बाहर ढाबा वाला आपको खाना दे जाएगा, मैंने उसे बोल दिया है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अमन की नज़र उस पर रुक गई। उसका छोटा भाई अब मैच्योर हो गया है, वो अब अपने बड़े भाई का ख्याल रख सकता है। मैच्योर तो वो पहले से ही था, पर अमन कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। दिव्य वहाँ से निकल गया। कुछ वक्त बाद खाना आया तो अमन खाना खाकर दवाई लेकर वहीं सो गया। वहीं दूसरी तरफ दिव्य पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वो उस लड़की से मिलने की सिफारिश किया, पर वो लड़की पुलिस स्टेशन आने से मना कर दी। वो सामने आने को राजी नहीं थी, तो वो वहाँ थाने के एसआई से रिक्वेस्ट करते हुए, सर भाई ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, उनके ब्याह पर मैं एक बार खुद विक्टिम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जो भी कंपनसेट करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। अगर भाई को सज़ा दिलवाने की बात भी कहेंगी तो मैं उसमें उनका साथ दूंगा। बस एक बार कैसे भी करके मिलने का अवसर मिल जाता तो। चिंता मत करिए, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे उन्हें आघात पहुंचे। वो उसे भरोसा दिलाने के लिए बोला। उसकी बात सुनकर एसआई पिघल गया। उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखी, तो वो अपने एक कांस्टेबल को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिव्य की तरफ देखकर, सिंगा उस लड़की से इनकी मीटिंग करवाओ, एंड दैट्स माई ऑर्डर। वो कांस्टेबल अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। वहीं दिव्य उसकी बात सुनकर रिलैक्स हो जाता है। दिव्य हाथ जोड़कर खड़े होते हुए उसे, थैंक यू सो मच सर। उसकी बात सुनकर एसआई सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए वापस से अपने काम में लग जाता है। सिंगा दिव्य को लेकर वहां से चला जाता है। वो उस लड़की को एसआई का ऑर्डर बताकर मिलने को बुला लेता है। उस लड़की के पास भी अब कोई चारा नहीं था, तो वो भी मन मारकर हाँ बोल दी। कुछ वक्त बाद दिव्य और वो लड़की आमने सामने थे। कांस्टेबल कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है, या यह कहें कि फोन में गेम खेलने लग जाता है। दिव्य उसे बड़े गौर से देख रहा था। वहीं वो लड़की दिव्य के रंग रूप जाल में फंस गई थी। उसे दिव्य पहली नजर में ही भाग गया था। वो तो उसे भाव भी देने लगी थी अपनी आदतानुसार, पर दिव्य जिसे किसी और से घंटा फर्क पड़ता है, वो उस लड़की की तरफ देखकर, देखिए आप, वो आगे कुछ बोलता कि तभी लड़की इतराते हुए, सुहानी, सुहानी नाम है मेरा, सुहानी बुलाइए ना। उसकी इस हरकत से दिव्य का मन भिन्ना उठा, पर वो बाहर से खुद को सामान्य ही रखा। वो उसे, ओके सुहानी, देखिए आपको जो भी कंपनसेट में चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस आप ये केस वापस ले लीजिए। वो तो बस उसे बातों में फंसाना चाहता था। उसने आते वक्त अपने शर्ट के बटन में कैमरा लगा रखा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। क्या पता इसी बहाने कुछ सबूत हासिल हो जाए। दिव्य कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अब वो भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है, तो इस सब में उसका दिमाग भी बड़ा चलता था और सारा फुटेज अजय के पास जा रहा होता है।
उसकी बात सुनकर रोहानी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए, कंपल में तुम मिलोगे क्या? दिव्य उसे खुद से दूर छिटकारते हुए हल्के गुस्से से, आप मुझे कहीं से भी रेपिस्ट पीड़िता नहीं लग रही हैं। आप तो खुद दूसरों को भरी पब्लिक में हैरास कर रही हैं। उसकी बात सुनकर सुहानी हंसते हुए, क्या यार तुम भी भाव दे रही हूँ तो ले लो ना। दिव्य उसे व्यंग नजरों से देखते हुए, ऐसे भाव लेने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। आपने मेरे भाई पर झूठा केस क्यों लगाया? सुहानी रोने की एक्टिंग करते हुए अपने हाथ को अपने गले पर रखते हुए, अपनी कसम यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। दिव्य उसकी एक्टिंग देखकर अपनी आंखें नचाते हुए, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें यह सब करने के? उसकी बात सुनकर सुहानी का रोना बंद होकर चेहरे पर असमंजस और हैरानी के भाव आ गए। वो हकलाते हुए, पागल हो क्या? कुछ भी क्या बोल रहे हो? दिव्य उसे घूरते हुए, कितने पैसे दिए हैं उस धनंजय ने? वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था कि वो धनंजय का नाम सुन के कैसे रिएक्ट करती है, और वो उसकी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। वो धनंजय का नाम सुनकर चौंक उठी। दिव्य की बात सुनकर सुहानी के तोते उड़ गए, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, और इतना ही काफी था दिव्य के लिए, उसके और धनंजय के एक साथ इन्वॉल्व को जानने के लिए। दिव्य कुछ ना बोलकर बस व्यंग से मुस्कुरा दिया। सुहानी हकलाते हुए, कौन धनंजय? हाँ, किसकी बात कर रहे हो? मैं नहीं जानती किसी इंसान को इस नाम से। उसकी बात सुनकर दिव्य अपने दोनों होठों को भींचते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर, हाँ चलो, आपकी बात मान लेते हैं, पर आपके चेहरे की ये रंगत तो कुछ और ही बयान कर रही है। वो उसके चेहरे के खरोंचे को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। दो खरोंचे चेहरे पर थी और एक हाथ गर्दन पर थी। उसकी बात सुनकर सुहानी धीरता से उसे देखकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बता दूं, आपकी आंखें खराब हैं। दिव्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर, हाँ आई थिंक यू आर राइट, मैं फालतू में आप पर शक कर रहा था। ओके चलते हैं अब हम। वो उसे भरोसा दिलाने के लिए अपने हाव भाव बदला। उसकी बात सुनकर सुहानी चैन की सांस लेते हुए, हाँ हाँ, अब हमें भी चलना चाहिए। दिव्य उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बालों में हाथ फिराते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए, ध्यान रखिए अपना, पहले मुझे आप पर डाउट था, पर आपसे मिलने के बाद अब नहीं रहा। शुरुआत में फ्लर्ट किया आपने तो लगा कि आप छिछोरी टाइप की हैं, पर अब दिल तो बच्चा है ना, वो तो किसी पर भी कहीं पर भी आ सकता है। चलते हैं अब। वो ऐसे बोला मानो उसे खुद में सम्मोहित कर लेना चाहता हो। सुहानी की आंखें उस पर टिक गईं। वो बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। दिव्य वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही सुहानी अपने दोनों हाथों को बांधे इधर उधर घूमते हुए, बंदा मस्त है, एकदम कड़क हॉट चाय की तरह, जिसे देखकर बस यही ख्याल आ रहा था कि बस एक बार में गड़क जाऊं। पहले तो मैं डर ही गई थी कि इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है ना, जो भी ऐसी बातें कर रहा था, पर नहीं, बाद में वो समझ गया। फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकल गई और उसके पीछे पीछे दिव्य, जो कि अभी गया नहीं था। अजय का कॉल आता है। अजय का फोन पिक करते हुए वो सुहानी के पीछे जाते हुए, हाँ बोल, कोई इन्फॉर्मेशन? वो अपनी नज़र एक पल को भी सुहानी से ओझल नहीं किया। अजय उसकी बात सुनकर उसे, मैंने धनंजय की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें उसने इनकरेंटली दो नंबरों पर बहुत बार बातें की हैं, तो मैंने उन नंबर को चेक किया। एक नंबर गजराज नाम से रजिस्टर्ड था, तो दूसरा सुहानी शेखावत नाम से रजिस्टर्ड है। उसकी बात सुनकर दिव्य की बहुएं आपस में जुड़ गईं। वो सुहानी की तरफ देखते हुए, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा सुन, और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करना, मैं अभी उस सुहानी शेखावत के पीछे ही हूँ। उसकी बात सुनकर अजय हामी भर देता है। दिव्य भी फोन काटकर फोन को डैशबोर्ड पर रख सुहानी के पीछे हो लिया। सुहानी की कार एक छोटे से घर के सामने रुकी। वो कार से उतरकर घर के अंदर चली गई। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। दिव्य भी अपनी कार से उतरकर उसके पीछे हो लिया। बाहर गार्ड खड़े थे, जिन्हें देखकर उसको शक हुआ कि इतने छोटे से घर के बाहर गार्ड, ये कुछ अजीब नहीं है। फिर क्या था, दिव्य भी थोड़ी देर वहीं बाहर खड़े होकर सभी गतिविधियों को गौर से देखता रहा। उसके अंदर कई आदमी जाते रहे तो कुछ बाहर भी आते रहे। सभी ही शकल से एकदम हंसी लग रहे थे। वो भी अपने हुलिये को कुछ वैसा ही बनाया, एकदम टपोरी वाला लुक लेकर वो भी उस ओर बढ़ गया। गार्ड पहले तो उसे छोटी आंख करके घूरने लगे, फिर दिव्य अपने हाथों में पैसे लिए
हवा झलने लगा तो वो सब उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं किए। उन्हें लगा पैसे वाली पार्टी है तो फिर रोकने का सवाल ही नहीं बनता। दिव्य घर के अंदर गया। घर के अंदर बूधरा टाइप का था, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब बाहर से दिखाया कुछ और जा रहा है और अंदर से कुछ और ही चल रहा है। वो उसके अंदर गया तो हैरानी की सीमा ही नहीं रही। अंदर अलग ही चल रहा था। लड़कियां लड़कों और आदमियों से चिपकी हुई थी। मतलब वहाँ हरकतें सबकी अश्लील ही थी। ये सब देख कर तो दिव्य का मन भिन्ना उठा। वो और अंदर गया तो एक लड़की उसके सीने पर हाथ फिराते हुए मदहोश लहजे से, नया माल लगता है तू, चलता है क्या, खूब मजे करेंगे। उसके स्पर्श से दिव्य का पूरा शरीर ही कांप उठा। वो उसे खुद से दूर छिटकते हुए खुद को संभाल कर, ओह सॉरी, आई एम हेयर फॉर सुहानी, वेयर इज ही। उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। वहां का माहौल ही उसे बेचैन कर रहा था। उसे लग रहा था कि मानो वो किसी और दुनिया में चला आया है जो कि उसके लिए बनी ही नहीं है। उसकी बात सुनकर वो लड़की मुंह टेढ़ा करते हुए, हट यार, जो आता है वो सिर्फ उस चुड़ैल को ही ढूंढता है। अभी तो वो मिस्टर धनंजय के साथ बिजी है, तब तक तू मेरे साथ मौज मस्ती कर ले। वो अंत में उसे रिझाने के अंदाज में बोली। उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गया। मतलब कि धनंजय भी यही है। वो उस लड़की की तरफ देखकर, सॉरी, एक्सक्यूज मी, आज मेरा पेट खराब है, बाथरूम बता सकती हो आप। वो पेट पकड़कर दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो लड़की नाक मुंह सिकोड़ते हुए एक तरफ इशारा करते हुए, छी, कैसा मर्द है रे तू, जा उधर को है, फालतू में टाइम खोटा किया अपना। इतना कहकर वो वहां से दूसरे आदमी के पास चली गई। वहीं उसके जाते ही दिव्य सीधे होकर वहां से उन दोनों की खोज में निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन दोनों को नहीं ढूंढ पाया। वो अभी ढूंढने में ही बिजी था कि तभी वो लड़की उधर आती हुई दिखी। तो वो झट से एक कमरे में घुस जाता है। कमरे में घुस तो गया था पर फिर वो लड़की वहीं डोर पर ही खड़े होकर किसी लड़की से बातें करने लगी। वो किसी लड़की से कह रही थी, सब उस चुड़ैल का ही ढूंढ रहे हैं, न जाने उसमें क्या है जो हम सब में नहीं है। तेरे को पता है, अभी दो जने उसको ही ढूंढ रहे थे। हद है यार, महारानी ऐश कर रही है उस धनंजय के साथ। वो भी जब आता है तो सिर्फ उसी को घास डालता है। हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दूसरी लड़की उसकी बात सुनकर अपनी आंखें नचाते हुए, और नहीं तो क्या, बॉस ने भी उसका 301 कमरा फिक्स कर दिया है। महारानी के तो ऐसी ऐसा है। खैर छोड़, चल चलते हैं, नए ग्राहक आते दिख रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से उसके साथ चली गई। वहीं उसकी बातों से दिव्य को धनंजय और स्वानी के बारे में पता चल गया। वो मन में, कमरा नंबर 301, इतना कहकर वो उस कमरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दिव्य कमरा नंबर 301 ढूंढते ढूंढते एकदम अंदर की तरफ चला जाता है। कमरा अंदर से बंद था। ये देखकर दिव्य की आंखें अफसोस से बंद हो गईं। वो इधर से उधर चक्कर मारने लगा। तभी उसकी नज़र ऊपर खुले छोटे से मुक्के पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, पर फिर डिम हो जाती हैं। वो मुक्का कुछ ज्यादा ही ऊपर था। वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वहां बहुत लोग आ जा रहे होते हैं। वो चुपचाप जाकर एक साइड बैठ गया, पर ऐसी जगह बैठा जहाँ कोई उसे देख ना पाए। वो बस एक बार इस जगह पर सुहानी को रिकॉर्ड करना चाहता था। बाकी का बाद में भी उन दोनों को एक साथ एक्सपोज कर देगा। पर फिलहाल अभी उसे अपने भाई के सर से बला टालनी पहली प्रायोरिटी थी। लगभग 1.5 घंटे बाद सुहानी कमरे से निकली और उसके पीछे पीछे धनंजय भी निकला, और उसने अपने चेहरे को बखूबी ढक रखा था। सुहानी तो उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पर धनंजय रिकॉर्ड होकर भी अपनी असली पहचान छुपा लिया। उसके जाने के बाद दिव्य भी वहां से निकल गया। वो सीधे जाकर पुलिस स्टेशन गया। रात तो हो गई थी, पर फिलहाल उसे इस बात का कुछ होश नहीं था। पर पुलिस स्टेशन में जाते ही जेल में बंद उसका भाई दिखा। ये देखकर उसका माथा छिटपिटा उठा। अमन उसे ही देख रहा होता है। उसकी आंखें इस वक्त भावहीन थीं। वहीं थाने में राहुल जी भी बैठे हुए थे। वो एक नज़र उन दोनों को देखकर एसआई के पास जाकर उनसे, सर, लड़की को जो चोटें आई हैं, जिसका दावा उसने किया है कि उसको इन तीनों लोगों ने नोचा है, उसका रेप किया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई क्या? उसकी बात सुनकर वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ, ये रही रिपोर्ट, और इनमें इनके ही नाखूनों के अंश मिले हैं। अब कल कोर्ट में इन सबकी पेशी है।
सबूत भी है और गुनाहगार भी। वो सामने रखी रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर दिव्य रिपोर्ट उठाकर उसे देखने लगता है। वो हॉस्पिटल का नाम पढ़ के रिपोर्ट को वहां वापस से रखकर एसआई की तरफ देखकर, चलते हैं सर। अब उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। वो पूरे सबूत के साथ सामने आना चाहता था। उसकी बात सुनकर एसआई अपनी गर्दन आगे हिला देता है। दिव्य एक नज़र अमन को देखकर उसे आश्वस्त करते हुए राहुल जी को लेकर वहां से निकल गया। उन्हें घर छोड़कर वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। प्रीति जो कि आंगन में ही परेशानी से चक्कर मार रही होती है, राहुल जी को अंदर आता देखकर वो घबराए हुए उनसे, पापा जी ये नहीं आए आपके साथ? वो अमन के बारे में पूछी। उसकी बात सुनकर राहुल जी अफसोस से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, नहीं, सारे सबूत उसके खिलाफ है। कल कोर्ट में पेशी है, अब भगवान ही सब ठीक कर सकते हैं। उनकी आवाज में उदासी थी। उनकी बात सुनकर प्रीति भी उदास हो गई। वो अपने मन को कड़ा करते हुए उनसे, ओ आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। राहुल जी उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, मन नहीं है, इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। वहीं उनकी बात सुनकर प्रीति का मन बड़ा बेचैन हो रहा होता है। दिव्य भी तब का निकला, अभी तक घर नहीं आया था। उसे उसकी भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी भी कोई खोज खबर नहीं मिली थी उसे। वो दिव्य को फोन मिलाती है, सामने से दिव्य फोन पिक करते हुए, हाँ। प्रीति उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी रिलैक्स हुई कि मानो चलो वो ठीक है। वो उससे, आप कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए? उसकी बात सुनकर दिव्य जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहा होता है, वो उससे, आ जाऊंगा 2 घंटे में। खाना खाया सबने और आपने? उसकी बात सुनकर प्रीति उदास लहजे में, चिंता के मारे किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया, और पापा जी तो खाए ही नहीं, और आपने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। उसकी बात सुनकर दिव्य मुंह से गहरी सांस छोड़ते हुए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लेना, मुझे आने में देरी होगी तो इंतजार मत करना। प्रीति उसकी बात सुनकर असमंजस से, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम इंतजार करेंगे? वो अटकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर दिव्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। वो उससे, क्योंकि आप बिना सबका पेट भरे सोने वालों में से नहीं हो, फिर चाहे खुद का पेट खाली क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर प्रीति ठप पड़ गई। वो उसके बारे में इतना नोटिस करता है, ये उसे पता ही नहीं था। वो कुछ बोली ही नहीं। दिव्य उसे चुप देखकर, ज्यादा मत सोचो, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई बाहर आ जाएंगे, अब जाओ खा पी कर सो जाओ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उसके शब्द उसके परेशान मन पर मरहम की तरह काम किए। वो उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हामी हिलाते हुए, हाँ अपना ध्यान रखिएगा आप। दिव्य उसकी बात पर हामी भर देता है। प्रीति फोन काट देती है। वहीं दिव्य कुछ वक्त में हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसका एक दोस्त पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर दिव्य उसके पास जाकर उससे, तूने अपने रिलेटिव से बात की? उसकी बात सुनकर उसका दोस्त सचिन अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ चल, वो हमारा सीसीटीवी वाले कमरे में इंतजार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मनाया है उनको, अब आ जल्दी। सचिन उसका स्कूल में दोस्त बना था। वो इतना कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसके पीछे हो लिया। वो दोनों अंदर गए। अंदर एक आदमी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर सचिन दिव्य को इशारे से, यही है, बोलता है। उसका इशारा समझ दिव्य अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। दिव्य सचिन की मदद से अंदर जाता है, जहाँ सीसीटीवी की सारी फुटेज थी। सचिन के चाचा जी वहीं उसी हॉस्पिटल में ही काम करते थे, तो उसने उसी से जुगाड़ लगाने को कहा। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, पर फिर बाद में पैसे वैसे पर मान गए। बात यह थी कि सुहानी की मेडिकल रिपोर्ट ऐसे तैयार की गई थी कि जिसमें अमन, गगन और नमन साफ साफ दोषी निकल कर आ रहे थे। दिव्य का शक हॉस्पिटल वालों पर गया। ना हो धनंजय ने सबको पैसे खिलाए हैं, इसीलिए वो वहां कुछ न बोलकर वहां थाने से निकल गया। सचिन के चाचा उन्हें सीसीटीवी वाले कमरे में ले गए। दिव्य फटाफट दोपहर से लेकर शाम तक की फुटेज देख डाली, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वो हताश हो गया। वो दोबारा से बार बार रिवाइंड कर करके देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र टाइमिंग पर जाती है, जिसमें 5 से लेकर 5:15 तक की वीडियो थी ही नहीं, और कोई अगर ध्यान से ना देखे तो उसे पता भी नहीं चले। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरकर सचिन से, 15 मिनट की वीडियो डिलीट है, इसका मतलब इसी बीच कुछ हुआ है। उसकी बात सुनकर सचिन अपनी गर्दन
अफसोस से हाँ में हिलाते हुए। तो अब फिर क्या करेगा तू? सचिन के चाचा घबराते हुए अंदर आकर, जो करना है जल्दी करो, हम यहाँ और देर तक नहीं रुक सकते। उनकी बात सुनकर दिव्य पहले तो खुद को शांत रखता है, फिर अजय को फोन मिलाकर उसे माँ के हर कैमरे का एक्सेस भेजता है और उसे उन 15 मिनट की वीडियो रिकवर करने का कहता है। अजय एक्सपर्ट था, तो वो भी उसकी बात पर हामी भर दिया। दिव्य सचिन की तरफ देखकर, थैंक्स यार, फिर कुछ पैसे उसके चाचा की तरफ बढ़ाकर वहां से बिना कुछ बोले निकल जाता है। अगली सुबह, आज अमन की कोर्ट में पेशी थी। घर में सभी परेशान थे। दिव्य कल रात को घर ही नहीं आया था। सभी कोर्ट में मौजूद थे। एक साइड सुहानी के साथ उसके लोग बैठे हुए थे, तो वही दूसरी साइड अमन के घर वाले बैठे हुए थे। प्रीति भी उनके साथ आई थी। दिव्य अभी वहां मौजूद नहीं था। दोनों तरफ के वकील सवाल जवाब करने लगे। अमन के वकील के पास उतना पुख्ता सबूत थे नहीं जिससे अमन रिहा हो जाए, उसे निर्दोष साबित किया जा सके। पर एंड टाइम पर दिव्य आकर पूरा पोथी पत्रा सुहानी का खोल देता है। उसकी पूरी जन्म कुंडली जज के सामने रख देता है। मेडिकल रिपोर्ट के साथ जो घपला किया गया था, उसकी वीडियो भी अजय एक्सेस कर लिया था। उस रिपोर्ट को दोबारा से हॉस्पिटल वालों को डरा धमकाकर निकलवाया और उस रिपोर्ट में सुहानी के खुद के ही अंश मिले। मतलब कि उसके गांव में उसके अलावा किसी और का डीएनए मिला ही नहीं। और फिर सुहानी क्या करती, ये सब जानकर तो पासा एकदम पलट गया। जहां दुबे परिवार के चेहरे पर सुकून था, तो वहीं सुहानी के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। उसने एक रात में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? वो हैरान थी। अब वो कोई कार्ड फेंकेगी भी तो भी फेंक ही माना जाएगा। और फिर क्या था, जज ने उसे खूब लताड़ा, उस पर जुर्माने लगाए और तो और उसे कुछ दिन की सजा भी मुकर्रर की गई, एक इनोसेंट को फंसाने के जुर्म में। और अमन और उन दोनों को बाइज्जत रिहाई मिल गई। दिव्य की आंखें रात भर जागने से सूज चुकी थीं। वो एक पल भी सोया नहीं था। अमन सीधे जाकर उसके गले से लग जाता है। बदले में वो भी मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रख देता है। प्रीति के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान थी। इधर धनंजय का आदमी उसे यहाँ की पल पल की खबर दे रहा होता है। यह सुनकर तो वो बौखला उठा। उसने तो दिव्य को मारने के लिए आदमी भी भेज दिए, जिसकी खबर दिव्य को नहीं थी। अमन राहुल जी, मुकुल जी के साथ घर के लिए निकल गया, तो वहीं दिव्य की कार में अनामी जी और प्रीति बैठी हुई थी। अनामी जी सो चुकी थी, पर प्रीति जगी हुई सड़कों को निहार रही थी। न जाने कितने वक्त बाद उसने अपने घर की चौखट के बाहर कदम रखा था। ऊपर से सुबह जिस चिंता के साथ आई थी, वो चिंता दिव्य ने खत्म कर दी थी। दिव्य की पलकें नींद ना पूरी होने के कारण बार बार झपक रही थीं। तो वो एक जगह कार रोक दिया। कार को रुकते देख प्रीति की नज़र उसकी तरफ उड़ जाती है। दिव्य, जो कि अपनी आंखों को बार बार मींच रहा होता है ताकि उसकी आंखों से नींद भाग जाए। ये देखकर प्रीति अपने बैग से पानी की बोतल निकाल एक नज़र अनामी जी को देखकर नीचे उतर जाती है। उसे नीचे उतरते देखकर दिव्य असमंजस से, क्या हुआ, आप नीचे क्यों आई? प्रीति पानी की बोतल खोलकर उसकी तरफ करते हुए, पानी से मुंह धो लीजिए, ऐसे आंखें मलने से दर्द करेंगी बाद में। वो उसकी बात सुनकर दिव्य के चलते हाथ रुक गए। वो उसकी तरफ एकटक देखने लगा। प्रीति इशारे से उसे मुंह धोने के लिए कहती है। वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसके सामने अंजलि फैला देता है। प्रीति उसमें पानी गिराने लगती है और वो पानी से अपना मुंह धोने लगता है। मुंह धोने के बाद वो अपने पीछे वाली पॉकेट से रुमाल निकालता तो है, पर वो नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो हल्का सा खींच कर, इसको भी अभी ही गिरना था। प्रीति उसकी तरफ अपनी साड़ी का पल्लू करते हुए, इससे पोंछ लीजिए, सॉफ्ट भी है और साफ भी। उसकी बात सुनकर दिव्य की निगाहें उसके निश्चल चेहरे पर टिक गईं, जिसके चेहरे पर कोई धूर्तता नहीं थी, था कुछ तो उसकी केयर करना। वो एकटक उसकी तरफ देखता रहा, तो प्रीति खुद ही आगे बढ़कर उसके चेहरे को पोंछकर पीछे हटते हुए, इतना क्या सोच रहे हो, पोंछना ही तो था, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। वो बोतल उसकी तरफ करते हुए बोली। उसके चेहरे पर कोई छल कपट नहीं था। यही अगर कोई और करता तो दिव्य उसे धुतकार देता, पर न जाने क्यों उसे न मना कर पाया, ना ही धुतकार पाया, बल्कि उसका ऐसा करना उसे भा गया। पर फिर खुद को गलत वे में जाता देखकर खुद का सर झटक कर पानी पीने लगता है। दिव्य अपनी नज़र उससे हटाकर दूसरी तरफ कर लिया था। कुछ वक्त बाद वो घर के लिए निकल गए। घर जाकर प्रीति ने पानी गर्म किया। दोनों भाई नहाए। फिर प्रीति ने झटपट खाना बनाया, सबको खिलाया पिलाया
आहुति को स्कूल भेज दी थी। दिव्य भी खा पीकर छत पर जाकर लेट गया था। अमन अपने कमरे में लेट गया था। वहीं प्रीति कपड़े सिलने बैठ गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। धनंजय के आदमियों को मौका ही नहीं मिल रहा था। दिव्य इन दिनों घर पर ही रहा, घर से ही काम करता रहा। आज वो अपने दोस्त सचिन के बुलाने पर उससे मिलने उसके घर गया हुआ था। धनंजय के आदमी उसके घर पर निगाहें बिछाए बैठे थे। उसके साथ आहुति भी थी। सचिन के भैया की बेटी आहुति के साथ ही पढ़ती थी। ऊपर से संडे था तो वो उसे अपने साथ ही लेकर गया। वहां से लौटते हुए शाम हो गई। वो घर के लिए निकल गए थे। दिव्य कार ड्राइव कर रहा होता है और आहुति उसके बगल वाली सीट पर खेल रही होती है। दिव्य भी उससे बातें करते हुए जा रहा होता है। तभी उसके सामने कुछ बाइक सवार आकर रुके, जिससे वो कार रोक देता है। वो सभी उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये सब देखकर उसे कुछ गड़बड़ होने की संभावना लगी तो वो तुरंत आहुति की गर्दन नीचे करते हुए उसे, बेटा आप यहाँ से निकलना मत, और हाँ आप वहाँ सीट के अंदर छुप जाओ, चाचू आपके ढूंढेंगे, ओके? बाहर नहीं निकलना। जब तक चाचू आपको आवाज ना दें तब तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलना, ओके? वो उसे समझाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आहुति किसी अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन आगे हिलाते हुए, ओके चाचू, इतना कहकर वो सीट के अंदर घुस गई। दिव्य भी कार को अच्छे से लॉक कर बाहर आता है। वो उनकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज में, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ऐसे भी सड़क में गाड़ी के सामने आने का क्या मतलब निकालूं? उसकी बात सुनकर उनमें से एक दांत पीसते हुए, तुझे जो मतलब निकालना है निकाल, हमें तेरे मतलब से कोई मतलब नहीं है। बेटा आज 3 दिन से नजरें बिछाए थे, आज टारगेट पर आया है। ये पीटो साले को, और तब तक पीटते रहो जब तक ये अधमरा ना हो जाए, वो अपने आदमियों को हुक्म देते हुए बोला। उसकी बात सुनकर दिव्य अपनी बहू आपस में जोड़ते हुए, 3 दिन से मतलब कि तुम्हें उस धनंजय ने भेजा है? वो अपना शक सही करने के लिए पूछा। वो आदमी दांत पीसते हुए उससे, हमें किसी ने नहीं भेजा है, हम खुद से आए हैं। ये मारो साले को, हम जुबान से नहीं लाश से बात करने आए हैं। इतना कहते ही दिव्य को मौका दिए बिना उस पर टूट पड़े। दिव्य को चोटें भी आईं और उसने कुछ घाव उन्हें भी दिए। उनके पास हथियार थे, ज्यादा लोग थे तो दिव्य ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पर ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ बेचारों की तरह मार ही खाता रहा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ वक्त बाद दिव्य को खस्ता हालत में देखकर वो लोग उसकी एक तस्वीर लेकर वहां से चले गए। भाई दिव्य को कई जगह से खून निकल रहा था। वो उठने की कोशिश तो कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। आहुति जब काफी देर होने पर भी दिव्य नहीं आया तो वो सीट के बाहर आकर बाहर की तरफ झांकती है। बाहर नीचे जमीन पर घायल पड़े दिव्य पर नजर जाते ही वो घबरा जाती है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हुए, चाचू चाचू, वो चिल्लाए जा रही थी पर उसकी आवाज दिव्य तक जा ही नहीं रही थी। दिव्य को खून से लथपथ देखकर वो घबरा उठी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त करे तो क्या करे। तभी भाग्य से प्रीति का फोन आता है। दिव्य अपना फोन वहीं कार के अंदर ही छोड़ दिया था। फोन बजते ही आहुति झट से फोन की तरफ बढ़ जाती है। फोन को झट से उठा लेती है। सामने से प्रीति, कब तक आना है? उसकी आवाज सुनते ही आहुति को क्लियर हो गया कि फोन प्रीति का ही है। वो फपक कर रोते हुए, मम्मा, वो रोने के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर प्रीति घबरा उठी। वो घबराते हुए, क्या हुआ बच्चा, और चाचा जी कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर आहुति रोते हुए, मम्मा चाचू को चोट लग गई है, उनकी बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा है। मैं बुला रही तो वो बोल भी नहीं रहे, उठ भी नहीं पा रहे। मैं क्या करूं? कार का डोर भी बंद है। उसकी बात सुनकर प्रीति का दिल धक से कर गया। वो थोड़ी देर चुप रही क्योंकि उसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर खुद के दिमाग को स्थिर करते हुए उससे, आप घबराओ नहीं, आप हमें चाचू के फोन से अभी लोकेशन भेजो, हम कुछ करते हैं, आप रो नहीं, चाचू को कुछ नहीं होगा, लोकेशन भेजना आता है ना? उसकी बात सुनकर आहुति अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए, आता है मम्मा, 1 मिनट बाद। भेज दिया मम्मा, अब क्या करूं? इधर प्रीति एम्बुलेंस वालों को वहां की लोकेशन सेंड कर दी थी। फिर वो आहुति से, बेटा घबराओ नहीं, हमसे बात करो, चाचू को कुछ नहीं होगा। वो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोली। आहुति उसकी बात सुनकर रोते हुए अपनी गर्दन हमें हिला दी। थोड़े ही वक्त में एम्बुलेंस वाले दिव्य को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। प्रीति ने घर पर भी सभी को बता दिया था तो अमन और राहुल जी उस स्पॉट पर पहुंच गए। राहुल जी आहुति को लेकर घर छोड़ गए तो वहीं अमन हॉस्पिटल चला गया। दिव्य अंदर था।
उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, जो कि मिलना बड़ा ही मुश्किल था। और तो और घर में भी किसी का नहीं था। सभी परेशान हो गए। प्रीति तक जब ये बात पहुंची तो उसने अनामी जी से एक बार खुद का ब्लड चेक करवाने का बोला कि क्या पता उसका ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। किसी के पास कोई चारा नहीं था तो उसे घर से बुलवा लिया गया। अनामी जी घर चली गईं। अब आहुति के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। ब्लड ग्रुप उसका दिव्य से सेम निकला। ये जानकर सभी को राहत हुई। प्रीति तो पहले से ही ब्लड देने को राजी थी। उससे ब्लड लेकर दिव्य को चढ़ाया गया। अमरनाथ चुप था। वो चिढ़ा नहीं। नहीं तो अब तक तो वो बवंडर खड़ा कर देता। आगे की